द टाइम मशीन को विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन का एक बुनियादी काम माना जाता है। ये समय यात्रा से जुड़ी पहली कहानी नहीं थी, लेकिन ये पहली कहानियों में से एक थी जिसने इस विचार को वैज्ञानिक गंभीरता के साथ पेश किया और इसे गहन सामाजिक और दार्शनिक टिप्पणी के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। इसने अनगिनत कहानियों, फिल्मों और टीवी शो को प्रभावित किया है और आज भी ये एक आकर्षक और विचार उत्तेजक रचना है। ये उपन्यास हमें एक बेनाम कथावाचक और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक से मिलवाता है जिसे केवल समय यात्री के रूप में जाना जाता है। समय यात्री 802-701 के सुदूर भविष्य में अपनी यात्रा के बारे में बताता है। उसे एक ऐसी दुनिया मिलती है जो पहले तो एक स्वर्ग जैसी लगती है, जहां एक कोमल, बच्चों जैसी जाति रहती है जिसे एलोई कहा जाता है। वे सुंदर, लापरवाह और सद्भाव में रहते हैं, लेकिन समय यात्री को जल्द ही एक परेशान करने वाली सच्चाई का पता चलता है। उसे पता चलता है कि ये शांतिपूर्ण ऊपरी दुनिया भविष्य का केवल एक हिस्सा है। जमीन के नीचे एक और प्रजाति रहती है जिसे मॉरलॉक्स कहते हैं। ये भद्दे बंदर जैसे जीव हैं जो मजदूर वर्ग के वंशज हैं और अब अंधेरे में रहते हैं, ऊपरी दुनिया की मशीनों का रखरखाव करते हैं। एलोई अनिवार्य रूप से उनके पशुधन है जो मॉरलॉक्स के लिए भोजन का स्रोत हैं। कहानी में समय यात्री अपनी मशीन को वापस पाने और इस अंधेरे भविष्य से भागने की कोशिश करता है और इस दौरान उसे मानवता के भाग्य की एक भयानक और बहुत गहरी समझ मिलती है। आइए कहानी की शुरुआत अध्याय 1 परिचय के साथ करते हैं। समय यात्री, हम उसे इसी नाम से पुकारेंगे, हमें एक गहरा और मुश्किल विचार समझा रहा था। उसकी हल्की भूरी आंखें चमक रही थीं और उसका आमतौर पर पीला रहने वाला चेहरा अब जीवंत और रंगीन हो गया था। आग तेजी से जल रही थी और चमकदार रोशनी की नरम चमक चांदी की लालटेन से टकराकर हमारे गिलासों में उठ रहे और फूट रहे बुलबुलों को पकड़ रही थी। कुर्सियां जो खुद समय यात्री ने डिजाइन की थी में सिर्फ बैठने देने के बजाय आराम से थामे हुए थीं। पूरे माहौल में रात के खाने के बाद वाली एक गर्म और शानदार भावना थी जब दिमाग पूरी तरह से शांत और अजीब विचारों के लिए तैयार होता है। समय यात्री आगे झुक गया, बोलते हुए अपनी लंबी पतली उंगली से इशारा कर रहा था। हम वहां आलस से उसकी बेचैनी को देख रहे थे, उसके अजीब विचार को बस उसकी एक और अंतहीन चतुर पहेली समझ रहे थे। आपको ध्यान से सुनना होगा, उसने कहा। मुझे कुछ ऐसे विचारों के खिलाफ जाना होगा जिन्हें लगभग हर कोई सच मानता है। उदाहरण के लिए, जो ज्यामिति आपने स्कूल में सीखी वह एक गलती पर आधारित है। फिल्बी जो लाल बालों वाला और बहस करने वाला व्यक्ति थाने बीच में टोक दिया। शुरुआत के लिए ये कोई बहुत बड़ा दावा नहीं है क्या? मैं आपसे बिना सबूत के कुछ भी स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा, समय यात्री ने शांत होकर जवाब दिया। आपको जल्द ही मेरी बात समझ आ जाएगी। आप जानते, हैम्बिश की गणितीय रेखा जिसकी मोटाई बिल्कुल नहीं होती, वास्तव में मौजूद नहीं होती। उन्होंने आपको ये सिखाया, और यही बात एक गणितीय तल के लिए भी सच है। ये सिर्फ विचार हैं, हकीकत नहीं। ये तो सच है, मनोवैज्ञानिक ने सहमति जताई। अब एक घन के बारे में सोचो, समय यात्री आगे बढ़ा, जिसमें सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो। क्या ऐसी चीज हकीकत में मौजूद हो सकती है? इस पर मुझे आपत्ति है, फिल्बी ने तुरंत कहा। बेशक एक ठोस वस्तु मौजूद हो सकती है, सभी असली चीजें, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन रुको, समय यात्री ने कहा, क्या एक ऐसा घन जो बिल्कुल भी समय के लिए न रहे, क्या वो सच में मौजूद हो सकता है? फिल्बी सोच में पड़ गया। बिल्कुल, समय यात्री ने जारी रखा। किसी भी असली वस्तु को 4 दिशाओं में फैलना चाहिए। उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और साथ ही अवधि होनी चाहिए। लेकिन हमारे शरीर की एक कमजोरी की वजह से, जिसे मैं अभी समझाऊंगा, हम इसे भूल जाते हैं। सच में 4 आयाम हैं, 3 जिन्हें हम अंतरिक्ष के तल कहते हैं और चौथा समय है। लोग समय को अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी चेतना इसके साथ सिर्फ एक दिशा में चलती है, हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक। ये वाकई बहुत स्पष्ट है, एक बहुत ही युवा व्यक्ति ने अपनी सिगार को दीपक पर फिर से जलाने के लिए संघर्ष करते हुए कहा। समय यात्री थोड़ा मुस्कुराया, प्रोत्साहित होकर। ये अजीब है कि लोग इसे इतनी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। यही तो है जो लोग चौथे आयाम के बारे में बात करते हुए कहते हैं, भले ही उनमें से बहुत से इसे समझते न हो। ये बस समय को देखने का एक और तरीका है। समय और अंतरिक्ष के 3 आयामों में कोई असली अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि हमारी चेतना इसके साथ चलती है।
लेकिन कुछ लोगों ने इस विचार को बुरी तरह से गलत समझ लिया है। आप सबने चौथे आयाम के बारे में उनकी बातें सुनी हैं? मैंने नहीं सुनी, प्रांतीय मेयर ने कहा। यह बहुत आसान है, समय यात्री ने कहा। गणितज्ञ हमें बताते हैं कि अंतरिक्ष के 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, जिन्हें 3 तलों से परिभाषित किया जाता है जो एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। लेकिन कुछ दार्शनिकों ने पूछा है, सिर्फ 3 ही क्यों? चौथे आयाम की दिशा क्यों नहीं जो दूसरों से समकोण पर हो? कुछ ने तो 4 आयामों की ज्यामिति भी बनाने की कोशिश की है। अभी 1 महीने पहले ही प्रोफेसर साइमन न्यूकॉम्ब ने न्यूयॉर्क मैथमेटिकल सोसाइटी के सामने इस बारे में बात की थी। उनका विचार कुछ ऐसा है, एक सपाट सतह पर जिसके सिर्फ 2 आयाम होते हैं हम एक 3 आयामी ठोस का चित्र बना सकते हैं। उसी तरह वे मानते हैं कि 3 आयामी मॉडलों से हम 4 आयामों में मौजूद किसी चीज को दर्शा सकते हैं, अगर हम उसके परिप्रेक्ष्य में महारत हासिल कर लें। मुझे लगता है कि मैं समझ गया, प्रांतीय मेयर ने बुदबुदाया, माथा सिकोड़ते हुए और शब्दों को खुद से दोहराते हुए। थोड़ी देर बाद वो संक्षेप में चमका। हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं इसे समझ गया, उसने कहा, हालांकि उसकी निश्चितता जल्दी ही फीकी पड़ गई। ठीक है, समय यात्री ने कहा, मैं कुछ समय से इस 4 आयामों की ज्यामिति पर काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ अजीब खोजें की हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मेरे पास एक आदमी के चित्र हैं, एक 8 साल की उम्र में, दूसरा 15 में, तीसरा 17 में, चौथा 23 में और इसी तरह। ये सब वास्तव में उसके 4 आयामी अस्तित्व के टुकड़े 3 आयामी दृश्य हैं जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है। उसने हमें ये बात समझने देने के लिए रुककर कहा। वैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसने जारी रखा, कि समय भी अंतरिक्ष का ही एक रूप है। उदाहरण के लिए इस मौसम चार्ट को देखो। ये रेखा जिसे मैं अपनी उंगली से खींच रहा हूँ बैरोमीटर की गति को दिखाती है। कल ये ऊंचा था, कल रात ये गिरा और आज सुबह ये फिर से ऊपर गया, इस बिंदु तक ऊपर की ओर बढ़ रहा था। साफ है, पारा आमतौर पर पहचाने जाने वाले अंतरिक्ष के किसी भी आयाम में नहीं चला। जो रेखा उसने खींची वह जरूर समय आयाम के साथ थी। चिकित्सा विज्ञानी ने आग में घूरते हुए पूछा, अगर समय सच में सिर्फ अंतरिक्ष का एक और आयाम है तो इसे हमेशा कुछ अलग क्यों माना गया है, और हम समय में वैसे क्यों नहीं चल सकते जैसे हम अंतरिक्ष में चलते हैं? समय यात्री मुस्कुराया। क्या आपको इतना यकीन है कि हम अंतरिक्ष में आजादी से चलते हैं? हाँ, हम दाएं और बाएं, आगे और पीछे जा सकते हैं। ये 2 आयाम हैं। लेकिन ऊपर और नीचे का क्या? गुरुत्वाकर्षण हमें वहां सीमित करता है। पूरी तरह से नहीं, चिकित्सा विज्ञानी ने कहा। गुब्बारे भी हैं। हाँ, लेकिन गुब्बारों से पहले कूदने या पहाड़ पर चढ़ने को छोड़कर इंसान के पास ऊर्ध्वाधर गति की लगभग कोई आजादी नहीं थी। वे फिर भी थोड़ा बहुत चल सकते थे। चिकित्सा विज्ञानी ने आपत्ति जताई। ऊपर जाने की तुलना में नीचे जाना ज्यादा आसान था, समय यात्री ने कहा। और समय में चिकित्सा विज्ञानी ने जोर दिया, हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। हम वर्तमान क्षण से बच नहीं सकते। वो समय यात्री ने कहा, बिल्कुल वही है जहां आप गलत हैं। हम हमेशा वर्तमान से दूर जा रहे हैं। हमारा दिमाग जो भौतिक नहीं है, लगातार समय आयाम के साथ यात्रा कर रहा है, एक स्थिर गति से जन्म से मृत्यु तक। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमने पृथ्वी से 50 मील ऊपर अपना जीवन शुरू किया होता और हमेशा नीचे की ओर बढ़ रहे होते। लेकिन असली समस्या यहाँ है, मनोवैज्ञानिक ने बीच में टोका। आप अंतरिक्ष की सभी दिशाओं में चल सकते हैं, लेकिन आप समय में नहीं चल सकते। वो मेरी खोज का मूल है, समय यात्री ने कहा। और आप ये कहकर गलत हैं कि हम समय में नहीं चल सकते। ये सोचो, अगर मैं किसी पुरानी घटना को साफ साफ याद करता हूं तो मैं अपने दिमाग में उस पल में वापस चला जाता हूं। मैं अन्यमनस्क खो जाता हूं, जैसा कि लोग कहते हैं। मैं एक पल के लिए पीछे कूद गया हूं। बेशक मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही जैसे एक जंगली या जानवर बिना सहारे के जमीन से 6 फीट ऊपर नहीं रह सकता। लेकिन एक सभ्य इंसान ने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने के लिए गुब्बारे का आविष्कार किया, तो उसे ये उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए कि वो एक दिन समय आयाम के साथ अपनी गति को धीमा या तेज कर सकता है, या यहाँ तक कि मुड़कर दूसरी ओर भी जा सकता है। ओह, ये सब बकवास है, फिल्बी ने शुरू किया। क्यों नहीं? समय यात्री ने पूछा। ये तर्क के खिलाफ है, फिल्बी ने कहा।
कौन सा तर्क? समय यात्री ने जवाब दिया। तुम शब्दों को तोड़ मरोड़कर काले को सफेद दिखा सकते हो, फिल्बी ने कहा, लेकिन तुम मुझे कभी यकीन नहीं दिला पाओगे। शायद नहीं, समय यात्री ने शांत होकर कहा। लेकिन अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मैंने 4 आयामों की ज्यामिति का अध्ययन क्यों किया है। बहुत पहले मैंने एक तरह की मशीन की कल्पना की थी, समय में यात्रा करने के लिए। बहुत युवा व्यक्ति चिल्लाया। हाँ, समय यात्री ने कहा, एक ऐसी मशीन जो अंतरिक्ष और समय की किसी भी दिशा में चल सकती है जैसा उसका चालक चाहे। फिल्बी बस हंसा। लेकिन मेरे पास प्रायोगिक सबूत हैं, समय यात्री ने कहा। ये इतिहासकारों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, मनोवैज्ञानिक ने कहा। वे वापस जाकर उदाहरण के लिए हेस्टिंग्स की लड़ाई के बारे में सच जान सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ध्यान आकर्षित करोगे? चिकित्सा विज्ञानी ने पूछा। हमारे पूर्वज अपने समय से बाहर के अजीब आगंतुकों को पसंद नहीं करते थे। कोई होमर या प्लेटो से सीधे ग्रीक सीख सकता है, बहुत युवा व्यक्ति ने सोचा। और फिर परीक्षा में फेल हो जाएगा, एक और हंसा, क्योंकि आधुनिक विद्वानों ने भाषा को इतना सुधार दिया है। भविष्य के बारे में सोचो, बहुत युवा व्यक्ति चिल्लाया। तुम अपना सारा पैसा निवेश कर सकते हो, उसे ब्याज पर बढ़ने दे सकते हो और फिर उसे लेने के लिए आगे जा सकते हो। या एक ऐसे समाज की खोज कर सकते हो जो पूरी तरह से साम्यवाद पर बना हो, मैंने जोड़ा। क्या जंगली और अतिरंजित विचार हैं? मनोवैज्ञानिक ने चिल्लाया। हाँ, मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था, समय यात्री ने कहा। इसीलिए मैंने अब तक इसके बारे में बात नहीं की। प्रायोगिक सबूत? मैं चिल्लाया। मतलब तुमने इसका परीक्षण किया है? प्रयोग दिखाओ। फिल्बी तो थक गया था, चिल्लाया। हाँ में दिखाओ, मनोवैज्ञानिक ने कहा। हालांकि हम जानते हैं कि ये सब बकवास है। समय यात्री हम सब पर मुस्कुराया, हाथ जेब में डाले। वो धीरे से मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। हमने उसकी चप्पलों की आवाज को लंबी गैलरी में उसकी प्रयोगशाला की ओर जाते हुए सुना। मनोवैज्ञानिक ने चारों ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास क्या है। कोई जादू का करतब, चिकित्सा विज्ञानी ने कहा। फिल्बी ने हमें एक जादूगर के बारे में बताना शुरू किया जिसे उसने एक बार बर्थलेम में देखा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता समय यात्री वापस आ गया और फिल्बी की कहानी बीच में ही रह गई। संक्षेप में अध्याय 1 के बारे में कहें तो निम्न बातें कही जा सकती हैं। रात के खाने के बाद समय यात्री अपने दोस्तों को समय के चौथे आयाम होने के जटिल विचार को समझाना शुरू करता है। माहौल शानदार और आरामदायक है, जिसमें नरम रोशनी, एक चमकती आग और आरामदायक कुर्सियां हैं, और जहां उसके दोस्त रुचि से सुनते हैं वहीं वे थोड़े संशय में भी रहते हैं। वह ज्यामिति की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है, ये कहकर कि वस्तुओं में न केवल लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है बल्कि समय में अवधि भी होती है। वो तर्क देता है कि सच्चा अस्तित्व 4 आयामों की मांग करता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और समय। हालांकि ज्यादातर लोग समय को अनदेखा करते हैं क्योंकि हमारी चेतना लगातार उसी के साथ आगे बढ़ती रहती है। वो बताता है कि कुछ दार्शनिकों और गणितज्ञों ने 4 आयामी अंतरिक्ष के बारे में सोचा है, लेकिन वे अक्सर इसे गलत समझते हैं, बल्कि वो इसे समय को अंतरिक्ष के एक हिस्से के रूप में देखने का एक और तरीका बताता है जिसके माध्यम से हमारी जागरूकता आगे बढ़ती है। इसे समझाने के लिए वह एक आदमी के अलग अलग उम्र के चित्रों को उसके 4 आयामी अस्तित्व के टुकड़ों के रूप में दिखाता है और मौसम के रिकॉर्ड वाली रेखा को समय आयाम के साथ गति के उदाहरण के रूप में दिखाता है। फिर वो अंतरिक्ष और समय में गति की तुलना करता है, ये बताते हुए कि जबकि मनुष्य अंतरिक्ष में घूम सकता है, वे समय में सीमित हैं। हालांकि वह सुझाव देता है कि एक दिन मनुष्य समय में अपनी गति को नियंत्रित कर सकता है, जैसा कि वे अंतरिक्ष में करते हैं। अंत में वह एक ऐसी मशीन बनाने का संकेत देता है जो अंतरिक्ष और समय दोनों में यात्रा कर सके। जबकि उसके दोस्त संदेह, जिज्ञासा और मनोरंजन के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। ये चर्चा इस बात के साथ समाप्त होती है कि समय यात्री अपनी प्रयोगशाला की ओर चला जाता है और वे उसके प्रदर्शन का इंतजार करते हैं।